हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे राष्ट्रपति देश में कैसे अपने कार्य पर काम करता है, क्या कार्यपालिका शक्ति की जो शक्ति है उसके अंदर होती है और वो कैसे उन पावर को यूज करता है। क्या वो पावर उसकी अपने आप की खुद की पावर होती है या वो प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग काम करता है। सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आर्टिकल 52 की बात करेंगे। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 देखिए, अनुच्छेद 52 में कहा गया है पहले भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सबसे पहली बात, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात अनुच्छेद 52 में कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो राष्ट्र का प्रमुख होगा। ये बात थी आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 देखिए, अनुच्छेद 53 कार्यपालिका। कार्यपालिका, अब देखिए कार्यपालिका क्या होती है। देखिए, आप समझिए पूरे देश की कंडीशन को कि कंडीशन है क्या, कार्यपालिका क्या होती है। देखिए, कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसकी मंत्रिपरिषद होती है और महान्यायवादी होता है। इससे मिलकर संघीय सरकार बनती है। तो राष्ट्रपति जो होता है इसका प्रमुख तो होता है, इसका प्रमुख तो होता है, लेकिन इसके पास रियल पावर नहीं होती। रियल पावर होती है प्रधानमंत्री के पास। रियल पावर प्रधानमंत्री के पास होती है या उसके मंत्री परिषद के साथ होती है। प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के पास होती है। प्रमुख होने के बाद का मतलब यह है कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्र का प्रमुख है, शासन का प्रमुख नहीं है। शासन का प्रमुख हमारा जो प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र मोदी जी हैं, जो लोकसभा में बहुमत से बने हैं। तो ये सिर्फ एक राष्ट्र को नेतृत्व दिया, जैसे कि मान के चलिए आपके घर में कोई बुजुर्ग आदमी है, वो कुर्सी पे बैठा रहता है कि सारे काम आप ही अपने घर के करते हो, जो बड़ा बेटा होता है। उसी तरह से आप राष्ट्रपति बस बैठा रहता है और वो मंत्री परिषद की बात मानता है, प्रधानमंत्री उसकी मंत्री परिषद की बात मानता है। जो उसको प्रधानमंत्री कह देता है, मंत्री परिषद कह देते हैं, वो काम करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। और ये काम किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ये अमेंडमेंट आया तो इसने मंत्री परिषद को यह अधिकार दे दिया, यदि मंत्री परिषद अब मंत्री परिषद यदि राष्ट्रपति को अब कुछ भी लिखित में या वैसे भी कोई बात बोलती है तो राष्ट्रपति उस बात को मानने के लिए बाध्य होगा। तो ये थी कार्यपालिका। अब देखिए, कार्यपालिका का जो प्रमुख है कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, लेकिन नॉट रियल है, नामात्र है जी। ये नामात्र इसकी पावर है, नामात्र इसकी पावर है। इसकी जो रियल पावर है, रियल पावर वो प्रधानमंत्री प्लस उसकी मंत्री परिषद में होती है। प्रधानमंत्री उसकी मंत्री परिषद में होती है कार्यपालिका की रियल पावर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये था आर्टिकल 43। आर्टिकल 53 में है ये कार्यपालिका, 52 में राष्ट्रपति होगा। अब बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन क्या होता है जी। देखिए, अब देखिए, ये ए नाम का कोई राष्ट्रपति है, ये उम्मीदवार है जी आपका, ये राष्ट्रपति है, ये चुनाव लड़ेगा। इसमें कौन कौन वोट डालेंगे, कौन कौन नहीं। अब देश इतना बड़ा है, प्रत्यक्ष अगर आप चुनाव को करवाओगे तो डायरेक्ट वोट में तो बहुत, एक तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा और फिर बहुत बड़ा व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर डायरेक्ट आप राष्ट्रपति को वोटिंग कराएंगे आम जनता द्वारा। इसलिए वो डायरेक्ट ना होकर अप्रत्यक्ष होता है। देखिए, अप्रत्यक्ष में क्या होता है जी, इनको लोकसभा के मेंबर, लोकसभा वोट डालती है, राज्यसभा के मेंबर वोट डालते हैं, राज्यसभा, और जी विधानसभा, विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं। और जी अब है 70वां संविधान, 70वां संविधान संशोधन हुआ 1992। 1992 से ये तय कर दिया गया अब केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभाएं हैं, केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभाएं हैं, अब वे भी वोट डालेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अर्थात अब ये क्या बताइए कि जरूरत क्या है विधानसभा की, पार्लियामेंट ही चुन लेती, विधानसभा की क्या जरूरत थी, केंद्र शासित प्रदेश की क्या जरूरत थी। तो माइंड में ये बात आई कि राष्ट्रपति आप पूरे राष्ट्र का बना रहे हो तो प्रत्येक प्रतिनिधि का ये ड्यूटी बनती है कि वो अपना वोट दे और राष्ट्र निर्माण में या उसको
राष्ट्रपति को अपना वोट दें, और वो क्योंकि वो राष्ट्र का क्या होता है, प्रमुख होता है। तो इस प्रकार से 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों को भी वोट देने का अधिकार राष्ट्रपति के निर्वाचन में मिल गया। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर मंत्रिमंडल जो चुनाव मंडल बनता है और इसको वोट डाल दी जाती है। अब देखेंगे राष्ट्रपति को किस प्रकार से वोट डालते हैं और कैसे उसका मत मूल्य निकालते हैं। आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि राष्ट्रपति इतने हजारों वोटों से जीता, लाखों से जीता, हमारे पास इतने लाखों एमपी, विधायक तो लाखों में तो होते नहीं, तो वो क्या होता है। देखिए अब एक बात देखिए, जैसे आपका यूपी है जी, और यूपी का एक विधायक है, एक विधायक, यूपी का एक विधायक है, और यूपी का एक विधायक की जो मत मूल्य होता है, मत मूल्य होता है 208। ठीक है जी, कितना, 208। अब मान के चलिए यूपी में टोटल कितने सीट हैं, 404 हैं, तो इसमें 403 काउंट होंगी, एक नॉमिनेट होता है, 403 और 208, तो ये हो गया आपका 83,324 के समथिंग। ठीक है जी, अब ये 83,324 का मत मूल्य आ गया जी 403 का। इस प्रकार अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये वाली वोट काउंट होती हैं, 83,324 वाली वोट काउंट होंगी, ना कि विधायकों की गिनती। विधायकों की वोट का जो मत मूल्य होता है वो काउंट होता है। जैसे कि ये यूपी का 208 है, जैसे बिहार को ले लिया आप 179 है, ऐसे गोवा का है, गोवा का एक जो विधायक होता है उसकी वोट का मत मूल्य 20 होता है। नागालैंड है, नागालैंड का एक विधायक का मत मूल्य 9 होता है। सिक्किम है, सिक्किम का 7 होता है। अर्थात आपको सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि किस विधानसभा के विधायक का मत मूल्य सबसे ज्यादा होता है, तो आप टिक कर देंगे यूपी, 208 है जी, 208। ठीक है जी, तो उस प्रकार से वोट डलती है, राष्ट्रपति अपना कोटा पूरा कर लेता है और वो मतगणना में आगे हो जाता है, तो उसकी जीत पक्की हो जाती है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रणाली से, अनुपातिक संक्रमणीय प्रणाली से किया जाता है, एकल संक्रमणीय पद्धति से इसका चुनाव किया जाता है। तो ये था इसका निर्वाचन, जो अनुच्छेद आपको 54 में मिलेगा, 56 में करेंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा जी, कैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्धारित होता है, वो कितने समय तक रह सकता है, और वो यदि देखिए बताया जाता है कि आर्टिकल में बताया गया है 56 में कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, 5 वर्ष। अब मुझे एक बात बताइए, ये आपकी भारत की कंडीशन है, हाँ जी, इधर पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान हराम कंट्री, आपको पता ही है, अब वो क्या करेगा, कुछ भी तरह से यहाँ कुछ भी दिक्कत कर देगा। ठीक है जी, और इधर आप ऊपर चीन है यहाँ बराबर में, है ना। अब मुझे बताइए, आपका राष्ट्रपति यहाँ पर बैठा हुआ है 5 साल के लिए, और कल उसका टाइम पूरा होने वाला है, लेकिन अचानक से अटैक हो गया देश के अंदर, इधर से भी इधर से भी, तो आप चुनाव थोड़ी ना कराएंगे। अरे ऐसी स्थिति में आप चुनाव कराओगे या देश के संभालोगे। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यकाल और बढ़ जाता है, जैसे देश की सिचुएशन होती है वैसे इसका कार्यकाल बढ़ जाता है। वैसे इसका टाइम केवल 5 वर्ष होता है, लेकिन देश की अगर स्थिति खराब होती है, कोई बाह्य देश आक्रमण कर देता, तो उस स्थिति में आपातकालीन लगा के राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ जाता है, 6 वर्ष या 7 वर्ष हो सकता है। आगे देखिए, देखिए जी, ये भी हो गया। 58 देखिए जी, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है जी। जी पहले तो वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। दूसरा, लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है जी, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, और जी लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये सारी रिक्वायरमेंट होती हैं एक राष्ट्रपति पद के लिए, उम्मीदवार के लिए। यदि कोई व्यक्ति देश में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो वो 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, और ये सारी चीजें उसको फॉलो करनी होंगी। तो ये था राष्ट्रपति का निर्वाचन।
आगे देखते हैं। तो राष्ट्रपति का हमने योग्यता देख ली, शपथ देख ली। अनुच्छेद 60, इसमें राष्ट्रपति शपथ किसके सामने लेता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है जी, मुख्य न्यायाधीश जो होता है, इसके समक्ष राष्ट्रपति अपनी शपथ ग्रहण करता है, यानी अपॉइंट होता है। तो मुख्य न्यायाधीश उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति की, आर्टिकल 60 के तहत। आगे देखिए, अनुच्छेद 61 क्या है? अनुच्छेद 61 देखिए, जिसे कहते हैं महाभियोग। महाभियोग, महाभियोग कब आता है? जब आपके देश का राष्ट्रपति आपके संविधान के अकॉर्डिंग ना चलकर उसका उल्लंघन करे, उसकी बातों को ना माने, विधेयकों को ना माने, एक तरह से सरकार के बनाए द्वारा नियमों को उल्लंघन करे या संविधान को मानने से इनकार कर दे, उसका उल्लंघन करे, कदाचार, उसका व्यवहार गलत हो संविधान के प्रति, तब लोकसभा या राज्यसभा कोई सा भी सदन इस पर महाभियोग ला सकता है। लगाने की कंडीशन क्या होगी मैं आपको इसमें बताता हूं। देखिए, जो लोकसभा होती है, लोकसभा जो होती है, इसमें यदि कोई विधेयक आता है, ठीक है जी, और ये आपका राष्ट्रपति खड़ा है, और ये दो सदन है, राज्यसभा है, ठीक है जी, ये लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, ये राष्ट्रपति खड़ा है। अगर इसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी सांसद लाना चाहता है तो इसको पहले 14 दिन पहले बता देगा कि हम तुझ पर क्या ला रहे हैं भाई, हम महाभियोग ला रहे हैं, तुमने संविधान का उल्लंघन किया है। तो इस पर महाभियोग 14 दिन पहले इसको सूचना दे देंगे। तो इसमें जितने लोग उपस्थित होंगे, सदन में उपस्थित लोगों का 1/4 साइन उस पर होना चाहिए जो उसको लेकर आ रहे हैं महाभियोग को, 1/4, और पास होने के लिए 2/3 होना चाहिए। 1/4 सिग्नेचर लाने के लिए, पास होने के लिए 2/3, और पास होने के बाद जैसे वो राज्यसभा में आ जाता है तो राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, 2/3 से पास होता है, ठीक है जी। अब जब दोनों सदन में वो पास हो जाता है तो जाता है जांच के लिए, जांच के लिए जांच करता है इसका मुख्य न्यायाधीश, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, वो जांच करता है। अब मुख्य न्यायाधीश जांच में, अगर मुख्य न्यायाधीश की जांच में चीजें सही पाई जाती हैं, मुख्य न्यायाधीश की जांच में यदि चीजें सही पाई जाती है, उल्लंघन साबित हो जाता है, तो राष्ट्रपति तत्काल हटा दिया जाता है, हटा दिया जाएगा जी, राष्ट्रपति तत्काल हटा दिया जाएगा। और राष्ट्रपति पर हटने के बाद, उससे पहले राष्ट्रपति जो काम करके चला गया भारत में, वे सभी मान्य होंगे। हालांकि अभी तक राष्ट्रपति भारत में किसी पर महाभियोग नहीं लगा है, लेकिन पहले ही आर्टिकल इलाज करने के लिए बना रखा है कि यदि कोई राष्ट्रपति ऐसा काम कर दे तो उसका इलाज करने के लिए पहले ही आर्टिकल सेट है, तो महाभियोग आ सकता है, ठीक है जी। तो ये महाभियोग की कंडीशन है। और महाभियोग में राष्ट्रपति को अपनी सफाई में बोलने का अधिकार भी होता है, उसको बोलना दिया जाता है, ठीक है जी। ये था आपका आर्टिकल 60। अब आर्टिकल 72 देखिए, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 क्या है जी, गौर से समझिएगा इसको। इसमें है क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। अब देखिए, अब आर्टिकल 72 क्या है जी, आप सपोज करिए आपका राष्ट्रपति आपको ही शूट कर देगा, तो क्या सजा होगी उसे? नहीं होगी। क्यों? अब आप कहोगे सजा क्यों नहीं होगी? अरे सजा कहां होगी भैया, आर्टिकल 72 के तहत अपनी सजा माफ कर लेगा वो, तो वो एक को मार दे, दो को मार दो, आर्टिकल 72 के तहत अपनी सजा माफ कर लेगा। राज्यपाल की स्थिति भी यही होती है राज्य में, है ना जी, वो भी अपनी सजा को माफ कर सकता है, राष्ट्रपति भी अपनी कर सकता है। अब देखिए, क्षमादान शक्ति का मतलब क्या है, ये राष्ट्रपति में बहुत सारे अधिकार होते हैं ऐसे। हालांकि ये अधिकार भी मैं बताऊंगा कहां से आता है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की जो फांसी की सजा है उसको माफ कर सकता है, और उसको सारे केसों को हटाकर उसको घर भेज सकता है। तो क्षमादान शक्ति का मतलब क्या है, यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा भूल गई है, भूलने का मतलब है कोई आदमी तहसील कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह से फांसी की सजा भूल गई है, उसकी बाद चलता है वो राष्ट्रपति के पास, और यदि राष्ट्रपति से वो गुहार करता है, रिक्वेस्ट करता है, और राष्ट्रपति का मूड काम कर गया तो ठीक है, तो राष्ट्रपति कह देगा ठीक है घर जा। तो घर जाने का मकसद यह है कि उस पर लगाए गए सारे आरोप स्थगित कर दिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं, अर्थात उसको जीरो घोषित कर दिया जाता है, निर्दोष घोषित करके घर भेज दिया जाता है। तो राष्ट्रपति इसका प्रयोग आर्टिकल 72 के तहत करता है। लेकिन क्या ये इसकी स्वविवेक शक्ति है? नहीं जी। देखिए ये कैसे करता है,
कोई व्यक्ति जब आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के दौरे जाएगा तो ये राष्ट्रपति है जी, और ये आपका गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय। अब ये कोई व्यक्ति इसके पास जा रहा है और कह रहा है ये राष्ट्रपति है कि सर मेरी माफ कर दो सजा, तो सबसे पहले राष्ट्रपति के दौरे गया, लेकिन राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय में रिपोर्ट पूछवाई, राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय में रिपोर्ट पूछवाई। अब गृह मंत्रालय इस रिपोर्ट पर जो भी लिख कर देगा राष्ट्रपति उसी पर फैसला सुनाएगा, वो मना करेगा तो मना है और हाँ करेगा तो हाँ है, अर्थात ये इसके स्वयं की शक्ति नहीं है, ये गृह मंत्रालय के हाथ में होता है, गृह मंत्रालय इसको लिख कर भेजता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। यह आर्टिकल 72 हुआ। आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 क्या है? देखिए अनुच्छेद 74 क्या है, राष्ट्रपति अगर मंत्री परिषद कोई विधेयक भेज रहे हैं, मंत्री परिषद कोई विधेयक भेजती है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति इसका कभी कभी प्रयोग कर लेता है। हालांकि मैंने आपको बताया देश में अगर कोई रियल पावर में है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत वाला व्यक्ति है और कार्यपालिका का शासन अध्यक्ष कहलाता है। अब अगर कोई मंत्री परिषद है विधेयक लाती है तो वो राष्ट्रपति के पास भेजती है, किसके? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भाई पद पर बैठा है तो थोड़ा बहुत प्रयोग तो करेगा ही। 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति इस विधेयक को वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकती है या भेज सकता है, तो राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया। अब मंत्री परिषद दोबारा इसको साधारण बहुमत से ही भेजेगी, अब बाध्य हो जाएगा, है ना। आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन जब दोबारा वो साधारण बहुमत से पास होकर आता है तो अब वो बाध्य हो जाता है उसको पास करने में। ठीक है जी, तो ये आर्टिकल 74 था। अब देखिए देश में कुछ संकटकालीन शक्तियां क्या होती हैं, आखिर वो कौन सा टाइम होता है जब देश में कुछ आर्टिकल 360 या 360, 356 और 352 ये क्या है, राष्ट्रपति इनका प्रयोग करता है। अब देखिए आर्टिकल 352 ये कब होता है जी? आपातकाल, आपातकाल लग जाता है जी। अब ये आपातकाल क्या होता है? जब कोई देश, बाह्य देश हमारे देश पर आक्रमण कर दे। देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाना चाहता हूं। देखिए अब ये देश है इधर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। अब मुझे बताइए अटैक करने के बाद इन जनताओं को अपने घरों में रखना बहुत जरूरी है। ये जनता बाहर इधर घूमेगी तो मारी जाएगी, इधर उधर नहीं घूमना है। तो राष्ट्रपति 352 के तहत मंत्री परिषद, अब ये जो है मंत्री परिषद इसको लिखित रूप में देती है कि तुम लिखित रूप में हम देते हैं और राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर दो। ठीक है जी, तो राष्ट्रपति उस पर आपातकाल की घोषणा करता है, और जब ये घोषणा करता है तो इसमें 20 और 21 अनुच्छेदों को छोड़कर सभी जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो स्थगित हो जाते हैं। आप नहीं घूम सकते, आप संघ नहीं बना सकते, आप कहीं आ जा नहीं सकते। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि आपके मौलिक अधिकारों को आप न्यायालय में भी चुनौती नहीं दे सकते, उसको भी राष्ट्रपति खत्म कर देता है। ठीक है, 20-21 रहता है, बस आपको जीवन जीने का अधिकार है, बात खत्म। ठीक है जी, आपातकालीन शक्तियां किसके पास होती हैं? वो सॉरी आपातकालीन कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है 352 के तहत। ठीक है जी, आगे देखिए 356 क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए ये समझिए, ये राष्ट्रपति है जी, राज्यपाल है, राज्यपाल। ठीक है जी, और ये विधान परिषद है, विधान परिषद, और ये विधानसभा है, विधानसभा। अब मुझे बताइए ये कोई भी स्टेट है, मान के चलिए यूपी है और ये स्टेट है, और यूपी में अगर यहाँ विधानसभा में बहुमत नहीं है, विधानसभा में बहुमत नहीं है, यानी किसी व्यक्ति का स्टेट में, राज्य में बहुमत नहीं होता है, तब राज्यपाल एक रिपोर्ट तैयार करेगा। ऐसी रिपोर्ट उस पर लिखेगा, सर राष्ट्रपति जी मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमारे जो राज्य की संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है और मैं ग्वाहिर करता हूं कि राष्ट्रपति अपना जो हमारे जो राज्य है उसका शासन आप अपने हाथ में लो। तब ये रिपोर्ट राष्ट्रपति पर जाती है, राष्ट्रपति अपना फैसला सुनाता है और पूरे जो राज्य होता है उसको राष्ट्रपति अपने हिसाब से देखता है और बजट
संसद तय करती है। ठीक है जी, आगे देखिए। अब ये पूछ सकता है कि राष्ट्रपति शासन कहाँ कहाँ कितनी बार, सबसे ज्यादा पहले कहाँ लगा, कितनी बार लगा, सबसे अधिकतम टाइम कितनी बार लगा। देखिए अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें, राष्ट्रपति शासन, ठीक है जी, तो वो सबसे पहले लगा था पंजाब में लगा था पेप्सू नामक स्थान पर, पेप्सू, पंजाब के पेप्सू में लगा, पेप्सू में, ठीक है जी। और सबसे अधिक टाइम तक यहीं लगा, टाइम, लॉन्ग टाइम, ठीक है जी। अगर सबसे अधिक तक कहीं लगा है तो वो कहाँ लगा है, पंजाब में लगा है। दूसरी बात, अगर पूछे वो सबसे अधिक बार कहाँ लगा, तो मणिपुर में लगा है, मणिपुर में 11 बार लगा है, ठीक है जी। यूपी में आपका 10 बार लगा है, ठीक है जी। अब आपको ये लगता क्यों, आपको मैंने बता दिया अभी, ठीक है जी। आगे देखिए, अब आर्टिकल 360 देखेंगे। 360 क्या होता है, 360 देखिए, जब आपके देश की जो विमुद्रीकरण हो जाता है, ब्लैक मनी आपके देश में बढ़ जाती है, यदि आपके देश की जो फाइनेंशियल सिस्टम है अधिक आर्थिक मंदी हो जाए या फाइनेंशियल आपका देश खराब होता जाए, ठीक है जी, और ब्लैक मनी, जो ब्लैक मनी है वो बढ़ जाती है, ब्लैक मनी बढ़ जाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री कहने पर देश में वित्तीय आपात लगा सकता है। तो ये थी कुछ खास जानकारी राष्ट्रपति के बारे में, हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताएं।